हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सीक्रेट, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। कल दोस्तों हमने बात किया था, जो वीडियो बनाया था उसमें था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अब इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। आप खुद सोचिए, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय है, अब उसमें आप पढ़ेंगे WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है। ये बेसिक इसको बोलते हैं एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल, एक संस्थागत तरीके से इनके बारे में जानकारी रखना। दूसरा पढ़ेंगे AOA क्या है, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके बाद ट्रिम्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, उसके बाद ट्रिप्स क्या है। ये बेसिक आधार इसको समझेंगे। उसके बाद अगला आता है इसमें, जैसे आपका नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, साफ्टा। फिर उसके बाद नाफ्टा। ये बेसिक जो चीज़ है इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे FDI क्या है, FDI, FPI, उसके बाद BOP। अगर आपने इतना सारा चीज़ें पढ़े हैं तो आप WT जो एक प्रकार से है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें बेसिक यही दिया हुआ है। और भी आगे अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करना चाहते हैं और भी चीज़ें डीपली, तो थोड़ा सा एडवांस करंट चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, वो अलग है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए WTO ने क्या ऐसी पॉलिसी ले आया, या वर्ल्ड बैंक में क्या ऐसी पॉलिसी आ गई, या IMF के द्वारा कौन सी ऐसी करेंसी नहीं चेंज किया गया, किसको जोड़ा गया SDR के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, किसका रेट कितना रखा गया। बाकी आपका होता है करंट में। तो पहले हम बात करते हैं पूरा इसका ट्रेडिशनल नॉलेज को याद रखते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बेसिक सारे टर्म को समझना है। अब इसमें होता क्या है, जब एक आप अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यापार करते हैं, एक देश से दूसरे देश से जुड़ते हैं, तो इनमें जो बेसिक जो टर्म है इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अब इनका योगदान जैसे WTO है, ये संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल तरीके, इनका काम क्या आता है, ये होते हैं WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो वैश्विक व्यापार है उसकी एक संस्था है। अब इसका काम क्या होता है, जो व्यापार हो रहा है, व्यापार जो आपका व्यापार किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, इसका काम है ट्रेड को कैसे सुलभ करना, एक सही तरीके से अनुकूल बना देना वातावरण। जैसे आप सोचते होंगे कि लोग कहते हैं नहीं, चाइना का माल हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे। आप अपने डोमेस्टिक रूप में कह सकते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो बेसिक है ये WTO के रूल के अकॉर्डिंग कोई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने सोचा मैं चाइना का प्रोडक्ट नहीं लूंगा, अमेरिका प्रोडक्ट नहीं लूंगा, तो कल आपके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। इसीलिए WTO ने क्या कर दिया, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था इसीलिए बनाया गया। और ये सभी संस्थाएं जब आपका 1944, 1945 इसी बीच में क्या हुआ, या 1948, इन्हीं बीच में सभी संस्थाएं तीनों बनाए गए थे। इनका बनाने का मेन मकसद क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात सेकेंड वॉर जब समाप्त होता है 1945 में, उसी बीच क्या होता है, ये समाप्त होने तो बेसिक अगर देखा है 1944 में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन 5 तक चलता है। इसमें क्या होता है, जब पूरा एक जो एक्सिस पक्ष था, अच्छा जिसमें ध्रुवीय पक्ष था और एक्सिस पक्ष अलग अलग, इसमें जो डिवाइड, जैसे जर्मनी था, जापान था, अमेरिका था, रूस था, उस वक्त सभी देश मिलकर युद्ध कर रहे थे। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जन धन की बहुत सी नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए फिर से बोला गया कि अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो समाज, देश, दुनिया सब समाप्त हो जाएगा, हमें मानव का होने क्या एक अस्तित्व बचेगा, कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर से सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाते हैं, सभी लोग मिल करके व्यापार करेंगे, एक दूसरे के पैसे से मदद करेंगे, एक दूसरे करेंसी एक्सचेंज करेंगे। इसीलिए 3 ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इनका मेन मकसद यही था। तो अब बात करते हैं WTO। तो WTO का मतलब था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है व्यापार को सुलभ करना। अब व्यापार सुलभ का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक देश, मान लीजिए अमेरिका है, यहाँ पर भारत है।
अब अमेरिका से यूएसए से कोई वस्तु मान लीजिए इंडिया में आता है। अब पुराना कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इंडिया सोचेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे नए नए एक्ट बनाया जिसकी वजह से हमारे देश में अंग्रेज का एक प्रकार से शासन चला। अब भारत थोड़ा सा डर गया कि अब कोई कंपनी आएगी तो मैं उसके लिए ज़्यादातर सुविधाएं नहीं दे सकता। लेकिन इसी बीच में जो WTO ने क्या बोला कि अब कोई देश पे कोई व्यापार कर सकता है लेकिन वहाँ पर अपना शासन प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, और उसके लिए जो टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, उसका एक टाइम होगा कि भाई आप इतने साल तक यहाँ व्यापार कर सकते हैं। अगर अपना व्यापार और बढ़ाएंगे तो आप WTO के रूल के अकॉर्डिंग अपना व्यापार को, जैसे आप लाइसेंस लेते हैं, रिन्यूअल करवाते हैं, वैसे अपने व्यापार के लिए एक प्रकार से रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो ये जो यूएसए से मान लीजिए कोई भारत में कोई कंपनी आई, भारत से कोई अमेरिका में कंपनी गई, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिद्ध करता है ये WTO करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक जो दो टर्म हम पढ़ते हैं, एक ट्रिम्स और एक ट्रिप्स। एक ट्रिम्स और ट्रिप्स क्या होता है दोस्तों? ट्रिम्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अगर आती है तो उसको जब इन्वेस्टमेंट करती है उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो एक लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल तक की आती है। ये कौन रूल बनाया है ट्रिम्स को? ये WTO ने बनाया। ये क्या बोला कि भाई मान लीजिए आप 20 साल तक भारत में व्यापार, 20 वर्ष तक भारत में आप ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार करना है, तो आप इतने साल तक व्यापार करिए। तो भारत में कोई अगर मान लीजिए कंपनी आती है, यहाँ पर रोड बनाएगी, हो सकता मोबाइल बनाने वाली भी है, जैसे आईफोन है, तो आईफोन मान लीजिए गुड़गांव में या आपका नोएडा में वहाँ पर स्थापित होती है। तो भारत सरकार क्या करेगा, जो ये कंपनी आएगी तो भारत सरकार 20 साल तक इनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड कराती है कि भाई अगर कोई विदेशी कंपनी आया है इसके हमें एक प्रकार से सुरक्षा देने का राइट बनता है। किसके अकॉर्डिंग? WTO का। अब अगर मान लीजिए भारत से कोई कंपनी, मान लीजिए टाटा है, अब टाटा जा करके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता है, FDI के रूप में काम करता है, तो अमेरिका का दायित्व बनता है आप उनकी कंपनी को सुरक्षा देंगे। तो यही सारी संस्थाओं का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि व्यापार को कैसे सुलभ किया जाए। दूसरा होता है ट्रिम्स। एक ट्रिप्स हो गया, एक होता है ट्रिम्स, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ट्रेड मीन्स जो आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कई चीजें होती हैं। जैसे आपका एक होता पेटेंट क्या है, दूसरा कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। ये बेसिक जो आपका शब्द सुने होंगे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क सबका अपना एक लोगो होता है, जैसे टाटा का अपना ये टाटा, इसका एक लोगो है। अब ये लोगो कोई दूसरा देश का या अलग कंट्री का इनका लोगो का कॉपी करके नहीं कर सकता कि चलो मैं भी टाटा की तरह एक लोगो बनाता हूँ और मैं दिखाऊंगा मैं भी टाटा हूँ, तो एक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल WTO के अकॉर्डिंग एक ऐसा एक्ट है जो आपका पेटेंट्स हो, आपके कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, आपका कोई फार्मूला चोरी नहीं कर सकता। ये बेसिक सुरक्षा कौन देता है? ये ट्रिप्स के अकॉर्डिंग मिलता है, और ये WTO के रूल जो बनाया गया है। तो ये दो बेसिक टर्म, यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता है दोस्तों पेपर में कि ट्रिम्स और ट्रिप्स में क्या डिफरेंस है। ट्रिम्स में सिर्फ होगा FDI आएगा 20 साल तक का, 30 साल जो भी होता है, और ट्रिप्स में क्या होता है, इसमें आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक प्रकार से सुरक्षा देती है। भाई ठीक है, आपने कोई फार्मूला, कोई रिसर्च किया है, आपने 20 साल 30 साल संघर्ष किया है, अब कोई 2 मिनट में आपका चोरी कर ले। इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल होता है, बड़े बड़े जो आपका IIT सेक्टर होता है, तो वहाँ पर काफ़ी पासवर्ड लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आपका हैकर एक तरीके से चोरी ना कर ले। आपका पता चला फार्मूला मेडिसिन का कोई चोरी कर लेगा तो आपकी पहचान क्या रहेगी? तो आपने 50 साल मेहनत करके बनाया, कोई 5 मिनट में चोरी करके और नया फार्मूला बना के बेचना शुरू कर देगा, तो आपका क्या होगा? आपका तो देश का GDP डाउन होगा, आपकी करेंसी डाउन होगा, आपके फार्मूले बेकार हो जाएंगे, एक प्रकार से आप कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, WTO ने ट्रिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, तो एक प्रकार से सुरक्षा मिला। अगला होता साफ्टा क्या है और नाफ्टा क्या है, ये भी आता है।
साफ्टा मीन्स होता है जो आपका साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। नाफ्टा होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मान लीजिए जैसे अमेरिका है और इंडिया है। अब अमेरिका से कोई वस्तु भारत में आती है, भारत ने कोई वस्तु क्या किया? आयात किया, अर्थात इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट किया, आयात किया, मान लीजिए यहाँ पर इसने इंपोर्ट किया। जब इंपोर्ट करेगा दोस्तों तो भारत सरकार क्या करेगी? इनकी वस्तु पे वो टैक्स लगाती थी। लेकिन एक ऐसा रूल बना दिया गया, अमेरिका ने कहा यार देखिए मेरे वस्तु पे टैक्स मत लगाओ, मैं आप पे वस्तु पे टैक्स ना लगाऊंगा। तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि ये जो वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, जैसे अमेरिका कोई वस्तु भारत में आया, भारत ने बोला मैं 20% टैक्स मारूंगा, आप पे लगाऊंगा। और तब यहाँ की वस्तु अमेरिकन तो भी कहेगा भाई मैं भी 30% टैक्स लगाऊंगा। इससे क्या होता था? एक दूसरे में टैक्स के अकॉर्डिंग पैसे तो कलेक्ट होते थे, मगर व्यापार में थोड़ा सा जैसे ढीलापन आ जाता था कि भाई कैसा व्यापार चल रहा है, मैं आप पे टैक्स लगा रहा हूँ, आप कुछ पे क्यों ना हम दोनों फ्री ट्रेड कर लेते हैं, ना आप मेरे बस पर टैक्स लगाओ, मैं आप पे बस पे टैक्स लगाऊंगा। इसी वजह से क्या हुआ? इसको बोला गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ से जो नाम दिया गया साफ्टा मीन्स होता साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब मान लीजिए साउथ अमेरिका है, यहाँ पर एक साउथ अमेरिका, यहाँ ना, ये मान लीजिए साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका। इसने इसके वस्तु पर टैक्स नहीं लगाएगा और इसकी वस्तु पर टैक्स नहीं लगेगा। एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एओए क्या है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट। अभी क्या होता है एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट? ये भी जो है WTO के रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब सोचिए क्यों। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, इंडिया, सभी देश कंट्री जितने हैं अलग अलग कॉन्टिनेंटल के हैं, जो भी है। अब पता चला एग्रीकल्चर फील्ड से कोई फसल क्रॉप्स उत्पादन करता है। अब पता चला इंडिया ऑर्गेनिक तरीके से कोई उत्पादन किया, ऑर्गेनिक मतलब पूरा नेचुरल तरीके से। अब मान लीजिए भारत जो है कोई वस्तु का उत्पादन करता, प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन जो करेगा दोस्तों, अब पता चला इसके जो क्रॉप्स है, जो फसल, कोई मान लीजिए राइस का उत्पादन किया। अब राइस का उत्पादन हुआ, चावल का, अब इसने पूरा ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन किया। अब इसका जो प्रोडक्शन है, जो राइस है, इस राइस को क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। इसमें कितना फर्टिलाइजर प्रयोग किया गया है, इसमें कितने स्पीसीज, मतलब एक प्रकार से स्पीसीज कह रहे हैं, पेस्टिसाइड्स कितना इसमें डाला गया, केमिकल कितना डाला गया, ये सारी चीजें चेक की जाती है। क्यों? कि मान लीजिए भारत ने अपनी वस्तु को निर्यात किया और अमेरिका के लोगों ने उस वस्तु को आयात किया है। अब ये क्या करेंगे? इंडिया की जो चावल है सॉरी, उसको चेक करेंगे, इसलिए कि पता चला केमिकल अगर ज्यादा होगी तो हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा हार्मफुल होगा, नुकसान करेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, WTO के एक रूल बनाया गया AOE। ये क्या कहता है, अगर आपकी चावल की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसको हम ग्रीन जोन में रखेंगे। किसमें? ग्रीन जोन, मतलब हरी झंडी है भैया, आप पास हो, आप में कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात वो A1 क्वालिटी की बोला जाएगा, A1 क्वालिटी का है, अच्छा चावल है। आपकी वस्तु में, आपके चावल में कोई किसी प्रकार का ना तो केमिकल है, ना तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर है, एक प्रकार से ना तो इसमें ज़्यादा कोई दवा मिक्सचर है, सारी चीज़ें मिला करके ये ऑर्गेनिक अगर चावल है तो इसका आयात इसीलिए किया गया और उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ये चावल किसके माध्यम से चेक किया गया? जो AO एक संस्था है, एक इसके माध्यम से चेक किया गया कि यह ग्रीन जोन के लायक चावल है। अगर यही पता चला भारत का जो चावल है इसकी क्वालिटी बहुत घटिया किस्म कर देता, घटिया किस्म मतलब, अब पता चला ऑर्गेनिक मात्रा कम है, इसमें सबसे ज्यादा केमिकल डाला गया, सबसे ज्यादा खाद डाला गया, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अब इससे चावल की क्वालिटी जो है पता चला C ग्रेड का हो गया है। अब यहाँ से चावल को जब चेक किया गया पता चला ग्रीन जोन लायक नहीं है, ये तो भैया रेड जोन लायक है, बेकार चावल है, इसको खाने से लोगों के किडनी पे, लोगों के लीवर पे इम्पैक्ट करेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए इस चावल को किस जोन में डाल दिया जाएगा?
फसल को, क्रॉप्स को रेड जोन में। एक होता है ना तो ज़्यादा केमिकल है और ना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, दोनों एक प्रकार से मिडिल जोन में है, उसको बोलते हैं येलो जोन। येलो मतलब पीला कलर उसमें होता है, इसका मतलब ठीक है, पास कर देते हैं, ना ही ज़्यादा खराब है ना ही ज़्यादा घटिया है। तो ये 3 जोन बना करके इसका काम क्या है, चावल को, किसी चावल एक एग्जांपल लिए, जरूरी नहीं चावल, मसाले भी हो सकते हैं, गेहूं भी हो सकते हैं, ब्रेड, बहुत कुछ सारी चीज़ों कृषि क्षेत्र से आते हैं। आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, बहुत कुछ चीज़ें चेक किया जाता है, तब जाकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इस संस्था के अकॉर्डिंग उसको चेक किया जाता है। ये भी पूछता है दोस्तों, कभी कभार पूछता कब, 1956, अलग अलग संस्था ऐसे पूछ लेगा, 19 क्या 58, ये इसको आपको ईयर को याद रखना। तो बेसिकली इसी ईयर में इसको बनाया। इसका काम क्या होता है, ये फसल को चेक करना। ठीक है, अगला बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, इसका नाम है छुपा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका काम है लोगों को पैसा देना, उधार देना, और वो पैसा किस बेस पे देगा। अगर आप सोचोगे कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूँ तो पैसा नहीं देगा। अगर आप कहोगे कि मुझे बिजली बनाना है, या स्कूल बनाना है, या हॉस्पिटल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, तो सर यहाँ की जो वर्ल्ड बैंक है इसमें काफ़ी देश सदस्यता के रूप में होते हैं, सबका एग्रीमेंट इसमें होता है सहमति के माध्यम से। तब लोग कहेंगे काम करो, ये देश पीछे, इसको पैसा कुछ दे दो, ये अपने आप को डेवलप करे भाई। ठीक है, अच्छा रोड बनाना भी जरूरी है, इसका काम ही, जब हम बैंक बनाए तो सबके लिए बना है, तो सब पैसा ले जाओ, 10 साल 20 साल 50 साल जितने साल तक का आपको चाहिए उधार ले जाओ, उसके बाद जब आपका काम हो जाए पैसे वापस कर देना। इसका काम है पैसे को देना। कुछ और भी इसमें काम होता है, किसी का जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जांच करना, क्या लोगों की स्वास्थ्य किस तरीके का है, क्या उस देश की एजुकेशन स्तर क्या है, क्या उस देश की हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ भी रिपोर्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक चेक भी करता है। ठीक है, इसका काम है। अगला बात करते हैं IMF। इसका काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये अंतरराष्ट्रीय जो पैसा होता है क्या करता है, एक प्रकार से जैसे गुल्लक होता है दोस्तों, गुल्लक लोग बनाते थे घरों में पहले पैसा रखने के लिए। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग कंट्री के पैसे हैं इसमें, अब इसे पता चला डॉलर है, यूरो है, रुपया है, ये सभी ऐसे पैसे भरे पड़े। इसका काम क्या होता है, अगर आपको रुपया चाहिए ले जाओ, डॉलर लाओ, रुपया ले जाओ। इसका काम है एक्सचेंज करना। जैसे आप लोग कभी कल एक्सचेंज कराते होंगे कि भाई मेरे पास इतना रुपया, थोड़ा इसको चेंज कर दो, एक्सचेंज, तो आप 500 रुपया दे तो उसके बदले अलग अलग 100 रुपये का चेंज करवाते हैं। वैसे इसका काम क्या है, रुपया लाओ डॉलर ले जाओ, या डॉलर लाओ रुपया ले जाओ, देहराम लाओ डॉलर ले जाओ। इसका काम क्या है, एक्सचेंज करना। नाम इसमें लिखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय जो कोष है, प्रवाह है, फंड है, इसका काम है चेंज करना। एक प्रकार से इसने एक और नया करेंसी बनाया है जिसका नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये क्या होता है, इसमें भी SDR जो है दोस्तों, इसका काम क्या है, इससे 5 कंट्री को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, USA है, UK है, चाइना है, जापान, ऐसे 5 कंट्रियों को इसमें मिलाया गया है। सॉरी, रूस नहीं। तो अब यहाँ क्या होता है, 5 कंट्री को मिला करके, एक मिनट दोस्तों, क्या खटर पटर चल रहा है। चलो दोस्तों, ये सब चलता रहेगा। तो SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें 5 कंट्री को ऐसे जोड़ा गया, उस कंट्री, कोई भी कंट्री जुड़ सकता है, लेकिन उसके कुछ शर्तें होती। क्या, कम से कम उसकी एजुकेशन स्तर बहुत अच्छी हो, उस देश की GDP बहुत अच्छी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा बैलेंसिंग अप्रोच में हो, उस देश की डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो उसकी बाउंड्री सेना अच्छी, काफ़ी जो बाउंड्री है, बाउंड्री जो लगाया गया है भारत, जैसे भारत है तो अपनी बाउंड्री सेना को, सॉरी जो आपका बॉर्डर है, एक प्रकार से जैसे किसी बात करते हैं, जैसे भारत है तो भारत का अपना ये जो जल क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र है, तो ये सभी क्या होना चाहिए, एक मजबूत एरिया होना चाहिए,
हर एक प्रकार से वो सक्षम होना चाहिए। सारी चीज़ें यही है उसकी जीडीपी, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था अगर सब मजबूत है तो उसको भी एक प्रकार से एसडीआर का राइट मिल जाता है कि आप भी इसकी सदस्यता ले सकते हो, अपने रुपये की वैल्यू इसमें रख सकते हो। तो ये इसका ये काम होता है। ये क्या करता है कि अगर आपको मान लो पैसा नहीं तो एसडीआर के रूप में, जैसे आपको डॉलर चाहिए तो आप डॉलर के एसडीआर से माइनस हो जाएगा, आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। जिससे डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट आप पढ़े होंगे, बेसिक वही चीज़ है, एक तरफ से डेबिट होगा एक तरफ क्रेडिट होगा। ये कॉन्सेप्ट इसका यही होता है। बट इसका काम क्या है कि जैसे रुपया डॉलर मिलता है वैसे ये भी एक प्रकार से जैसे बॉन्ड है, एक प्रकार से जैसे पेपर होता है, ये बेसिक वही चीज़ है। अगर आपको पैसा चाहिए यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा, आपके अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा। जब आप इसमें डिपॉजिट कर देंगे तो यहाँ से माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये इसका काम चलता रहता है। तो ये बेसिक चीज़ें ये हो गई। अब बात करते हैं एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल तक के कोई भी कंट्री से, मान लीजिए भारत में जैसे आप देखते होंगे जापान का जो मेट्रो, जो भारत में मेट्रो चल रही है दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह, तो जापान ने क्या किया, अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। 20 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 20 साल तक आपके यहाँ देश में मेट्रो का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, रोड रेलवे पटरी बिछाऊंगा, लोग रोजगार दूंगा। ये सारी चीज़ें जो 20 साल तक कोई एक रोजगार क्रिएट करता है देश में आके, उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना ने इसी का सबसे ज़्यादा काम किया, उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा मजबूत किया। इसीलिए आज चाइना देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने वस्तुओं की क्या करता है, सेलिंग करता है। भारत ने इसी पर कम ध्यान दिया, इसीलिए आज भारत चाइना का प्रोडक्ट को खुद परचेज करते हैं। यहाँ तक खाने पीने चीज़, कपड़े तक का सब कुछ क्या हो रहा है, चाइना को हो रहा। तो चाइना ने उसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, एफडीआई पे। अगर भारत सरकार भी इसी पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दे, लोगों को 12th क्लास ग्रेजुएशन तक भी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर दे तो भारत से खुद बेरोजगारी दूर हो सकती है। लेकिन भारत में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया गया, प्राइमरी सेक्टर को भी साइड कर दिया गया। इसी वजह से आज देश की हालात ऐसी है। मैं भी अगर सर्विस सेक्टर में हूँ तो मान लीजिए सिर्फ पढ़ा हूँ, बस जितनी जानकारी वही बता सकता हूँ। बट अगर और कुछ फील्ड में कोई पूछेगा तो मुझे कैसे आएगा, क्योंकि जो मुझे स्कूल से सिखाया गया वही मैंने पढ़ा, वही अपने जीवन में आत्मसात किया, अपनाया। बट अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें सिखाया गया था 12th तक कि मान लीजिए अब आज के समय मान लीजिए मोबाइल आया है, तब के समय मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में अगर सिखाया गया होता आज के 15 साल 20 साल पहले, तो काफ़ी और स्किल्ड भी सीखता। तो स्किल्ड सीखने के बाद कुछ ना कुछ तो किसी को 4 लोग को मिल करके रोजगार क्रिएट करते। यही चीज़ चाइना ने किया, एफडीआई में सबसे ज़्यादा काम किया। अब भारत को इसी पे काम करना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी में 30% लोग, अगर आज के दौर में देखा जाए दोस्तों, तो भारत में सिर्फ ढंग से अगर देखा जाए 30% पढ़े लिखे हैं, जो 70% तो खाली आजकल डिग्रियां बिकती हैं। उसके आधार से क्या लाइन लगा के लोग फार्म भरते हैं। आप खुद देखिए, पीएचडी होल्डर चपरासी का फार्म भरता है, कितनी शर्म वाली बात होती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बेरोजगारी, लोगों को रोजगार चाहिए, क्या करें, सबकी मजबूरी भी है। दूसरा हम बात करते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट चल रहा है किसी कंपनी में, तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा, और जैसे लॉस होगा पैसा अपना विड्रॉ कर लेगा। इसका काम यही होता है बस। अब बात करते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स होता है जैसे बैलेंस क्या करना, किसी चीज का बैलेंस करना, एक संतुलन बना के रखना। अब वो संतुलन क्या होता है कि जैसे तराजू का पल्ला होता था, आपने देखा होगा, ऐसे बना होता था, एक तरफ कोई वस्तु है, गुड्स है, और एक तरफ यहाँ रुपया होता था। अब इन्हीं के बीच को आपको क्या करना, बैलेंस करना है। भाई 10 रुपए की वस्तु, 10 रुपए गुड्स है, तो बराबर की बात करेंगे। अब पता चला कोई गुड्स जो है वो 8 रुपए की है, उससे वसूली आप 15 रुपया कर रहे हैं, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस हमें पढ़ना क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या पढ़ा जाता है,
इसमें दो अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा क्या होता है, जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजुअल गुड, नॉन विजुअल गुड्स इसमें इंक्लूड होता है। विजुअल गुड्स वो होता है जैसे कि पेन है, आप पेन अगर सप्लाई कर रहे हैं तो ये विजुअल गुड्स है। अगर आप पता चला कोई टीचर की सप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर की सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई मीन्स अमेरिका भेज रहे हैं, जापान भेज रहे हैं, एक प्रकार से क्या हो रहा है, इनविजिबल गुड्स है। भाई किसी का नॉलेज आपको थोड़ी दिख रहा है, व्यक्ति दिख रहा है लेकिन नॉलेज नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं नॉन विजुअल गुड्स। जैसे आप सर्विस है, तो करंट अकाउंट में दो पार्ट आते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है नॉन विजिबल। और ये दोनों में क्या होता है, विजुअल क्या होता है जो आपको दिखाई देता है, नॉन विजुअल जो दिखाई नहीं। जैसे सर्विस, सर्विस में क्या, जैसे सेवा, आप नर्स भेज रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं, इंजीनियर को भारत से अमेरिका जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, सर्विस में आता है। अगला बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, इसमें बनता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है आपका, जैसे लॉन्ग टर्म की बात करता है, एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, लोन हो गया, ये सारी चीजें होती है, ये आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर करंट अकाउंट प्रॉफिट है लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट लॉस है तो अनबैलेंस की बात होती है। इसीलिए सारी चीजें हमें जानकारी रखना है, कौन कौन से मेन पॉइंट है उसको ज्यादातर ध्यान में रखना है। अब बाकी सब हो गया दोस्तों, और कुछ इसमें है नहीं। तो ये सारी इतनी बेसिक टर्म है, अगर आप दोबारा जाइएगा एक बार और पढ़िए, देखिए, समझ में आ जाए। बाकी शोरगुल हो रहा है, फिर अभी दूसरा वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।